बड़ा बुरा वक्त आ गया है अग्नि। जहां देखो वहां अब जिन देशों से सारी दुनिया को उम्मीदें थी वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। पैथेटिक, वेरी सैड। रूस को देख, युगोस्लाविया को देख, यहां तक कि अपने पड़ोस में बर्मा में लोकतंत्र की जो मशाल है, जिसे इसी दुनिया ने मानवता और लोकतंत्रीय मूल्यों के काम पे नोबेल पुरस्कार दिया, वो नजरबंद है। मैडम स्यू। उधर श्रीलंका में सरकार और तमिल टाइगर्स के झगड़े, और अफगानिस्तान का तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कहां जाकर रुकेगी ये लड़ाई। उधर इराक में सैंक्शन के बाद जरूरी दवाइयों तक की कमी महसूस की जा रही है। बाकी मैक्सिकन और ब्राजीलियन लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन लगातार नीचे नीचे डाउन। यार शेखर, एक बात बता, क्या हुआ? तू आदमी है कि इवनिंग न्यूज? क्यों? मुझे नहीं मालूम। यार क्या मुझे नहीं मालूम? मैं तुझसे इतनी संजीदा बातें कर रहा हूं, तू कह रहा है प्लीज मत कर मेरे साथ ऐसी संजीदा बातें, प्लीज मत कर। मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है? हाँ, मुझे डर लगता है। पता है, मेरे कपिल भैया ना इसी तरह दुनिया की पॉलिटिक्स को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। क्या हुआ? घर छोड़ के चले गए वो, और हमें परेशान छोड़ गए। तो तू ये कहना चाहता है कि जो आदमी दुनिया के दुख से दुखी हो वो भागता है। वो भागता है? हाँ, वो भागता है। खुद से भागता है, अपनों से भागता है। मुझे एक बात बता, कश्मीरी लोगों के दुख पर जो कविताएं लिखता है, उनको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं भागता हूँ। तेरी कविताएं पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। मेरे साथ ऐसी बातें मत किया कर जो मेरी समझ में नहीं आती। तू मेरी बातों को गरीब मत बना, अपनी समझ को अमीर बना। ये क्या बात? बात और समझ में भी तू ये अमीर गरीब कहां से लिया? यानी कि अब मैं बात करना भी छोड़ दूं? क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है? सुन शेखर, मेरे बड़ा भाई कपिल, हाँ? अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, 2 बच्चों का बाप, शादीशुदा आदमी, क्या हुआ? घर छोड़ के चले गया। यही सच्चाई है बस। बाकी सारी बातें इस वक्त मेरे लिए बेकार और फिजूल है। तू एक बात बता, क्या इस वक्त तू मेरे कपिल भाई साहब को ढूंढ कर ला सकता है? नहीं ना? तो क्या फायदा तेरी बातों का, क्या फायदा तेरी समझ का? शेखर, तेरी बातें मेरे लिए एकदम बेकार है। मुझे पता है सावित्री, ये बच्चे क्यों भाग जाते हैं। क्यों? वो मैंने उस दिन बोनसाई प्लांट्स दिखाए थे ना तुम्हें उस दुकान में। हाँ, वो छोटे छोटे गमले में छोटे छोटे पेड़ ना। हाँ सावित्री, वही बोनसाई पेड़, नीम, आम, बरगद, वो सब के सब गमलों में लगे थे। वो सारे पेड़ जो 70-80 फुट की ऊंचाई तक बढ़ सकते थे, गमलों में छींच के रह गए थे। तने जैसा तना था, पत्तियों जैसी पत्तियां, फल थे, फूल थे। हाँ, लेकिन उसमें वो छोटे छोटे आम भी तो लगे हुए थे। पर सिर्फ देखने भर के, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना छांव, ना काम, बस ड्राइंग रूम में सजने के लिए। नीम, आम, बरगद, पीपल। ये इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ ये ऐसे छोटे कैसे करते हैं? जड़ें काटते रहते। जड़ें? हाँ, हाय राम। जड़ें काटते जाओ, बौने रह जाएंगे। फिर चाहे पेड़ हो चाहे इंसान। मतलब? नए जमाने की नई इजाद। 70-80 फुट की ऊंचाई तक जाने वाला पेड़ छींच का रह जाता है अगर उसकी जड़ें कट जाए। इसी तरह से 70-80 साल की उम्र तक जाने वाला इंसान, जो पूरी तरह से समझदार हो सकता है, अगर उसकी जड़ें कट जाए तो बौना रह जाएगा। उम्र बढ़ेगी, बड़ों से रीखा दिखेगा भी, पर रह जाएगा बौना। ये हमारे चारों तरफ बौने लोग अपनी जड़ें काटते रहते हैं और बौने रह जाते हैं। फिर टिकेंगे कैसे? वो तो भागेंगे ही। पर मेरी कपिल की जड़ें तो बहुत गहरी थी। रामायण महाभारत तक, आप तक, मुझ तक। फिर कैसे भाग गया वो? तू माँ है ना सावित्री, तुझे अपनी औलाद की कमी कैसे दिख सकती है? तुझे तो दिखेंगी कपिल की भी जड़ें, पर सच्चाई ये है कि अपनी सारी पढ़ाई के बावजूद वो
जाई बच्चा रह गया। उसकी सारी ज्योतिष, कम्युनिज्म, डिग्रियों के बावजूद वो जाई। तभी तो भाग गया, वो भाग गया सावित्री। एक ही कमाल था, हम उजड़ गए और हमारी जड़ें मजबूत है। लेकिन हमारी अपनी ही औलाद हमारा ये घमंड तोड़ रही है। ठीक है, क्या कर सकते, हरी इच्छा। भाभी, आप घबराइए मत। हमारे कपिल भाई साहब पहले से ही ऐसे हैं। कश्मीर में भी हम लोग सब साथ साथ घूमने निकलते थे, लेकिन हमारे कपिल भैया कहीं रुक जाते थे या कहीं अलग निकल लेते थे। आप चिंता मत कीजिए, वो वापस आ जाएंगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप मुझे कहिए। बस आप ये कहिए कि आपको क्या चाहिए, अग्नि बस दौड़ कर ले आएगा। तो फिर जाओ, अपने भैया को ढूंढ के लाओ। हेलो सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ। आई एम फाइन सर। सर, मैंने अपने भाई साहब का जो लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको भिजवाया था, उसके साथ मैंने 50-60 फोटोस्टेट कॉपी भी भिजवा दी है। सर, मैं चाहता हूँ कि हर लोकल स्टेशन, हर बस स्टॉप, हर मेन पॉइंट और हर पुलिस ऑफिसर के पास मेरे भाई साहब का फोटोग्राफ होना चाहिए। जी। अरे नहीं नहीं सर, प्लीज़ अखबार में मत छपाइएगा, वरना मेरी माँ को तो हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ सर, ओके सर। नहीं सर, मेरे भाई साहब पागल नहीं हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। जी हाँ, भागा करते हैं कभी कभी इंटेलेक्चुअल्स भी। ओके सर, सी यू, थैंक्स अ लॉट। ओह माय गॉड। हेलो। हेलो, आप? हाँ, यही है आपका ऑफिस? हाँ, यही है हमारा ऑफिस। वैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? खरीदने आई। खरीदने आई हैं? क्या खरीदना है? आप लोहा बेचते हैं ना? जी हाँ, हम लोहा बेचते हैं। ठीक है, तो फिर मैं वही खरीदने आई। लेकिन मैडम, वो क्या है कि लोहा तो बिक चुका है। बिक चुका? जी हाँ, एकदम पूरा का पूरा बिक चुका है। हमारे रहते हुए किसने खरीदा? कोई सेठ रामनाथ जी हैं। ओके ओके, सेठ रामनाथ जी। वो तो मैं आसानी से अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दूंगी। कैन आई हैव द फोन प्लीज? नो मैडम, नो। अभी वो क्या है कि लोहा थोड़ी प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम में है? कैसी प्रॉब्लम? वो क्या है ना कि लोहे का जो भाई है ना, वो जरा भाग गया है। जरा भाग गए। मतलब जरा से थोड़ा सा ज्यादा भाग गया है। कम ऑन, डोंट बी फनी। जल्दी बता तुम क्या हो। I'll have a cup of coffee. ठीक है, जल्दी आओ, मुझे बहुत सारा कम ऑन। 2 कप कॉफी। कम। नहीं नहीं मौसी, राजीव क्या देखेगा लड़की को? हम मर गए हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, कपिल के बाबूजी ने मुझे देखा था क्या? तो फिर नहीं मौसी, हमारी बात तो वो टाल ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी ननद को हमारी तरफ से हाँ कर ही दो। उनसे कहना कि उनके पास हमारी अमानत है। यहाँ आ रही है? अच्छा, तो आने दो ना, उसी का अपना घर है। लेकिन मुझे सगाई से पहले आना ठीक रहेगा क्या? ओ अच्छा अच्छा, बैंक इंटरव्यू के लिए आ रही है। तो कोई बात नहीं है, भेज दीजिए उसे। राजीव भी देख लेगा और उसका बैंक इंटरव्यू भी हो जाएगा। अरे कहा ना भाई, राजीव को भी दिखा दूंगी और हामी भी करवा दूंगी। बस। अच्छा जी। किसे दिखा रही हो माँ? जिसे दिखाऊंगी उसे सारी उम्र देखना है तुझे। अरे चिट्ठी किसकी है? वीना भाभी के लिए। कहीं कपिल की तो नहीं? देख। हाँ, कपिल भाई साहब की है। कपिल की? तो देना उसे, वो रूम में है, जाना उसे देकर आ। अजी सुनते हो? अभी हो सकता है भैया शहर से बाहर किसी की कुंडली देखने के लिए गए, वो आ जाएंगे। भाभी, भाभी, माँ ने लेटर दिया। प्रिय वीणा, मेरे अचानक इस तरह घर चले जाने की वजह से तुम परेशान तो होंगी, माँ बाबूजी भी हैरान होंगे। पर वीणा, मैं अपने सारे तनावों से मुक्त होने के लिए 10 दिनों तक विपासना शिविर में मौन व्रत लिए बैठा हूं। वीणा, मौन
मौन मेरी आत्मा की एक एक परत को धो रहा है। वो मेरे अंदर के दुख, कुंठाओं और पूर्वाग्रहों को निकाल रहा है। 10 दिन बाद जब मैं घर लौटूंगा तो पूरा बुद्ध तो नहीं, पर कुछ कुछ वैसी ही शांति लेकर लौटूंगा और तुम्हें जीने की कला सिखाऊंगा। तब तक संयम ही हर दुख की कुंजी है। अपने दुख से भागो मत, उसकी आग में चलो, यही सत्य है। कपिल। क्या लिखा है? कहाँ है वो? मीना? विपासना कैंप में गए हैं, मौन व्रत रखा है। तू का पट्टा आने दे गधे को। बेल्ट मार मार के उसकी सारी सिद्धियां नहीं झाड़ दी ना, तो मेरा नाम भी सोमनाथ नहीं। मौन साधना। मीना, मीना, भाभी। मैं अपने सारे तनावों से मुक्त होने के लिए 10 दिनों तक विपासना शिविर में मौन व्रत लिए बैठा हूं। मौन मेरी आत्मा की एक एक परत को धो रहा है। वो मेरे अंदर के दुख, कुंठाओं और पूर्वाग्रहों को निकाल रहा है। 10 दिन बाद जब मैं घर लौटूंगा तो पूरा बुद्ध तो नहीं, पर कुछ कुछ वैसी ही शांति लेकर लौटूंगा और तुम्हें जीने की कला सिखाऊंगा। तब तक संयम ही हर दुख की कुंजी है। अपने दुख से भागो मत, उसकी आग में चलो, यही सत्य है। क्या बात है मम्मी? क्या बात है मम्मी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम सो जाओ, सो जाओ। मम्मी उल्टियाँ कर रही है। चुप। मम्मी क्यों उल्टियाँ करेगी? बाथरूम में से आवाज जो आ रही है। मम्मी उल्टी नहीं कर रही है, मम्मी रो रही है। बाथरूम में? हाँ, एक्चुअली है ना, बाथरूम में आसान होता है ना, फटाफट रो लो, मुंह हाथ धो लो। तो मम्मी रो रही है। कभी मुझसे क्या गलती हो गई? क्यों तुम मुझे छोड़ के चले गए? कुछ कहा तक नहीं। संजू निकी का क्या होगा? उनकी पढ़ाई कैसे होगी? मैं कैसे इन्हें संभालूंगी कपिल? मैं तुम्हारे बगैर कैसे सब कुछ कर पाऊंगी? कुछ समझ में नहीं आता। मेरा क्या होगा कपिल? इस घर का क्या होगा? मम्मी, आप रो रही हो? नहीं बेटा, नहीं। मैं कैसे रो सकती हूँ? कुछ समझ नहीं आता क्या हो गया इस लड़के को। बचपन से आज्ञाकारी, मां का भक्त, धर्म में रुचि, हायर सेकेंडरी तक हमेशा फर्स्ट क्लास। और क्रिकेट की टीम में भी तो होते थे कपिल भैया। हाँ हाँ, फास्ट बॉलर था ना, रन भी अच्छे बनाता था। मुझे तो लोग यहां तक कहने लगे थे कि कौल साहब, आपका बड़ा बेटा नेशनल टीम में आएगा। पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक फेल होने लगा और क्रिकेट भी छोड़ दी। उसके सर पे बॉल लगी थी ना। तो तुम्हारा मतलब है क्रिकेट की बॉल सर में लगने से भेजा खराब हो जाता है?
फिर डॉक्टरों को क्यों नहीं चला पता? और फिर 3-4 साल फेल होने के बाद में पास भी तो हुआ। बीए किया, एमए की, एमफिल की। अगर उसका भेजा खराब हो जाता तो इतनी सारी डिग्रियां कैसे लाता? इतनी अच्छी वो ज्योतिष कैसे सीख पाता? ये बार बार इस तरह नौकरी छोड़ देता है, मुझे तो लगता है जरूर किसी ने जादू टोना किया है उसको। लेकिन माँ, कपिल भैया कम्युनिस्ट है, जादू टोने का उन पर कोई असर नहीं होता, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। अरे कोई कम्युनिस्ट वोमुनिस्ट नहीं है वो। खाम खा बैठ के खाने के अच्छे अच्छे बहाने ढूंढ रखे हैं उसने। कभी वो कार्ल मार्क्स और लेनिन के नाम पे घर में बैठा रहता है, कभी वो किसी गुरु का चेला बनने के लिए घर में बैठता है, तो कभी वो पता नहीं वो क्या दशा अंतरदशा बताकर घर में बैठ जाता है। चुनौतियों से डरता है वो, मेहनत करने से घबराता है वो। अच्छा बहाना ढूंढ रखा है उसने घर में बैठ के ऊंची ऊंची बातें करने का। अब वो सब एडिटर की नौकरी में कौन सी बुराई थी? कितनी मेहनत करके राजीव ने उसके लिए वो नौकरी ढूंढी थी, मुझसे भी फोन करवाया, पर नहीं, अखबार को सब स्टैंडर्ड बता के अपने भाग लिए चले गए वो विपासना शिविर में। अब कोई उससे पूछे कि भैया घर में बीवी और बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? वो विपासना शिविर वाले। एकदम सेल्फिश, एकदम सेल्फिश। बाबूजी, सेल्फिश होने में क्या हो रही है मुझे बताइए आप। लो, ये भी हो गया शुरू। बाबूजी, सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसका मतलब मेरा कपिल अच्छा है। तू जो काम कर रही है ना अपना वो कर, बटन लगा। मुझे कुछ पता सता तो है नहीं। सेल्फिश होना बहुत बुरी बात है। तो मतलब ये हुआ बाबूजी कि फिर ईमानदार होना भी बहुत घटिया बात है। ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है। बाबूजी, जो आदमी अपने सेल्फ को नहीं समझेगा, अपने सेल्फ की इज्जत नहीं करेगा, वो किसी दूसरे के सेल्फ की इज्जत कैसे कर सकता है? तू कहना क्या चाहता है? सिर्फ यही कि सेल्फिश इंसान ही दरअसल खरा इंसान होता है। कम से कम वो ढोंग और आडंबर का झूठा लबादा तो नहीं पहनता है ना। मतलब ये कि सेल्फिशनेस गाली नहीं बल्कि साफ गोई की एक शब्द है। तो बन जाओ सेल्फिश, पर कम से कम अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को लेके इनडिफरेंट तो मत बनो। वो क्या होता है? वही जो कपिल कर रहा है तेरे साथ। मिसेस कॉल, माफ कीजिएगा, अब कल से आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अकाउंटेंट से अपनी इस महीने की आखिरी सैलरी कलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप जा सकते हैं।